हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम टू माय चैनल मलिक एक्सप्लेन्ड एनिमे। ये वीडियो मेरे चैनल की पहली वीडियो रहने वाली है, तो चलें स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है मलिक और मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाने वाला हूँ ढेर सारे अमेजिंग एनिमे की क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस। आज जो एनिमे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है विनलैंड सागा। विनलैंड सागा 2019 में रिलीज हुआ। इसके ऑथर का नाम मकोतो युकिमुरा है। इस सीरीज की एनिमेशन विट स्टूडियो ने की है। इस सीरीज के पहले सीजन की टोटल 24 एपिसोड्स हैं, जिनमें से हर एक एपिसोड बेहद कमाल और काबिल तारीफ है। इस एनिमे को जो चीज़ खास बनाती है वो है इसकी ग्रेट स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर्स और इसकी कमाल किस्म की एनिमेशन, जिसका सारा क्रेडिट विट स्टूडियो को जाता है। मजीद कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर चलें बढ़ते हैं हमारी एपिसोड नंबर 1 की तरफ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि विनलैंड सागा की IMDb रेटिंग 8.8 है और माय एनिमे लिस्ट पर इसकी रेटिंग 8.7 है। फर्स्ट एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमें एक बहुत ही पीसफुल सा सीन दिखाया जाता है, जिसमें कहानी के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स थोर को दिखाया जाता है, जो कि एक ओपन फील्ड में खड़ा होता है और सामने से उसकी बीवी हेल्गा आ रही होती है। थोर हेल्गा को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो हेल्गा की तरफ बढ़ने लगता है तो उसी वक्त वो एक वॉर के सीन में पहुंच जाता है। उस वक्त थोर्स को ये एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका ख्याल था। ये वॉर नॉर्वे में चल रही होती है, जहां थोर्स के साथ उसका अंकल इन लॉ थोरकेल भी मौजूद होता है। थोर्स के सामने से थोर्स के दुश्मन उस पर हमला कर रहे होते हैं, जिनको थोर बहुत आसानी से मार देता है, जिस पर उसका अंकल थोरकेल उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, जिसके जवाब में थोर्स कहता है कि बस मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। थोर्स थोरकेल को बोलता है कि तुम फ्रंट लाइन संभालो, मैं आगे जाकर दुश्मन को रोकता हूँ। ये कहने के बाद थोर शिप टू शिप जंप करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और एक एक करके दुश्मनों को मारता जाता है। इस सीरीज में थोर्स को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। थोर्स दुश्मनों को मार ही रहा होता है कि उनमें से एक थोर्स को अपने साथ धक्का देकर समंदर में गिरा देता है। थोर्स उसको पानी में मार देता है और अपनी तलवार पानी में फेंक कर वहां से तैरकर साहिल किनारे निकल जाता है, जहां हमें ये दिखाते हैं कि थोर्स वॉर छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें वक्त में आगे लेके जाया जाता है, जहां पर हमें 1002 ईस्वी आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें 6 साला छोटे बच्चे थोरफिन को दिखाया जाता है, जो कि थोर्स का बेटा है, जो कि इस सीन में अपनी बहन यिल्वा, जो कि थोर्स की बेटी है, उसकी घर के कामों में मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें थोर की वाइफ हेल्गा दिखाई जाती है, जहाँ पर गांव का एक और आदमी जिसका नाम लीफ है, जो कि एक सी नेविगेटर है, वो भी मौजूद होता है। लीफ थोरफिन और उसके साथ काफ़ी सारे और गाँव के बच्चों को अपने ग्रेट एडवेंचर्स की कहानियाँ सुना रहा होता है। लीफ गांव के बच्चों को अपने एक एडवेंचर की कहानी सुनाता है, जहां उसने बहुत सारी समुद्री मुश्किलात का सामना करने के बाद फाइनली एक जजीरा खोजा था। लीफ बच्चों को बताता है कि इस जजीरे पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहां के दरख्त पके हुए फलों से भरे हुए थे। लीफ बच्चों को बताता है कि वो आइलैंड आइसलैंड से बेहद गर्म और अच्छा था, जिसका नाम लीफ विनलैंड रखता है। लीफ बच्चों को बताता है कि उन्हें वहाँ के कबायली लोग भी मिले थे, जो कि उनकी भाषा तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन लीफ ने उनके साथ दोस्ती ज़रूर कर ली थी। फिर लीफ बच्चों को अपनी हैट दिखाता है और कहता है कि ये उन्हीं लोगों की तरफ से एक तोहफा है, जो सिर्फ एक सच्चा योद्धा ही पहन सकता है। लीफ बच्चों को कहता है कि ये लीफ के सच्चे योद्धा होने की निशानी है, जिस पर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे। लेकिन थोरफिन, जो कि लीफ की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है और विनलैंड जाने की ख्वाहिश रखता है। इतने में वहाँ थोर्स भी आ जाता है। लीफ थोर्स को कहता है कि थोर्स, इन बच्चों को बताओ कि मैं सच में एक सच्चा योद्धा हूँ। थोर्स आके हेल्गा से पूछता है कि बच्चे अब तक जाग क्यों रहे हैं, अब तक तो इन्हें सो जाना चाहिए था, जिस पर हेल्गा कहती है कि मैं चाहती थी ये बच्चे लीफ की कहानी सुनें। इसके बाद थोर्स बच्चों को अपने अपने घर की तरफ रवाना कर देता है। अगले सीन में हमें एक कमज़ोर आदमी दिखाया जाता है, जो कि बर्फ़ के तूफान में से चलता हुआ आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर थोर्स के घर में लीफ थोर्स को बता रहा होता है कि इस साल ठंड की वजह से बहुत से लोग और उनके जानवर अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। इतने में थोर्स की बेटी यिल्वा, जो कि 2 भेड़ों समेत घर के अंदर आती है और उन्हें बताती है कि ये 2 भेड़ें बहुत कमज़ोर हैं, जिस पर यिल्वा की माँ हेल्गा और वो इन भेड़ों को अंदर ही बांधने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें थोरफिन का ख्वाब दिखाया जाता है, जहां वो विनलैंड की तलाश में समंदर का सफ़र कर रहा होता है। इतने में पीछे से एक आदमी आकर कहता है, कैप्टन थोरफिन, वो देखें मॉन्स्टर। थोरफिन अपनी तलवार निकालकर मॉन्स्टर को लड़ाई के लिए बुलाता है। इतने में मॉन्स्टर उसको दबोच लेता है, जिस पर उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि असल में उसे मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन ने दबोच रखा है।
थॉरफिन उठकर अपनी बहन को कहता है कि तुम अपने बिस्तर में जाकर क्यों नहीं सोती, ये मेरा बिस्तर है और इसे मैंने गर्म किया था। जिस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं, मुझे यहीं सोने दो। थॉरफिन की आंख पड़ती है और वो देखता है कि उसका बाप थोर्स और लीफ अभी तक बातें कर रहे होते हैं। जिस पर उसकी बहन कहती है कि सो जाओ, फिक्र मत करो, फिक्र करने का काम बड़ों का है। जिस पर थॉरफिन और उसकी बहन वापस सोने को चले जाते हैं। इसके बाद हमें सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सब गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं। थोर्स और यिल्वा जो कि अपने घर की छत पर से बर्फ हटा रहे होते हैं। यिल्वा थोर्स से कहती है कि बाबा, हम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, माँ की भी तबीयत खराब रहती है और मुझे भी बहुत काम होते हैं। जिस पर थोर्स जवाब देता है कि नौकर रखना हमारे आदर्शों के खिलाफ है, हम ऐसी हरकतें नहीं करते। ये बात सुनकर यिल्वा मुड़ती है कि उसका छत पर से पैर फिसलता है और वो नीचे जाकर गिरती है। यिल्वा एक सॉफ्ट स्पॉट पर लैंड होती है तो उसे महसूस होता है कि बर्फ के नीचे कुछ दबा हुआ है। जैसे ही वो बर्फ हटाती है तो वो देखती है कि नीचे एक आदमी है जिसके गले में एक चेन है। थोर्स और यिल्वा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और थोर्स उसे अंदर ले जाता है। जबकि दूसरी ओर हमें थॉरफिन और लीफ का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीफ अपनी बोट पर काम कर रहा होता है। थॉरफिन उससे सवाल करता है कि लीफ, कल जो आपने हमें कहानी सुनाई वो कितनी सच्ची थी। जिस पर लीफ जवाब देता है कि बेटा, वो सारी ही सच्ची थी। जिस पर थॉरफिन कहता है अगर ये सच है तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। जिसके जवाब में लीफ कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लीफ एक बोट की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली बोट है, तुम अपने बाबा से इजाज़त क्यों नहीं लेते, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें इसे चलाने की इजाज़त ज़रूर दे देंगे। जिसके जवाब में थॉरफिन कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो खड़ूस हैं, वो मुझे किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इसके जवाब में लीफ उसे बोलता है कि थॉरफिन, तुम्हें पता है समंदर एक खेलने की जगह नहीं है, समंदर एक बेहद ख़तरनाक जगह है। जिस पर वो एक उसे कहानी सुनाता है उसके पास्ट की। लीफ उसे बताता है कि एक दफ़ा लीफ और उसके साथी समंदरी बर्फ़ के बीच फंस गए थे। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था और कुछ ही वक्त में बर्फ़ ने उनकी कश्ती को चकनाचूर कर दिया। लीफ बताता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो लोग बर्फ़ खाकर गुजारा करें और यहाँ से पैदल ही चलें आगे। लीफ बताता है कि कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ और मेरे बाकी सारे साथी मारे जा चुके हैं। जिस पर थॉरफिन बहुत उदास हो जाता है और लीफ से पूछता है कि लीफ, हम यहाँ इतनी ठंडी जगह पर क्यों रहते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि थोर्स, जो इंसान उसको वहाँ बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है, वो उसे उठाकर अपने घर के अंदर लाता है और अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी आग को तेज़ करो। उस आदमी की हालत बहुत ख़राब होती है और वो मरने ही वाला होता है। थोर्स उसकी कमीज़ उतारता है तो वो देखता है कि उसका जिस्म ज़ख्म के निशानों से भरा हुआ था, जिससे उसे अंदाज़ा होता है कि ये किसी का भागा हुआ ग़ुलाम है जो बहुत ही अजियत में था। थोर्स उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी बेटी यिल्वा बोलती है कि बाबा, आपको उम्मीद है ये इंसान जिंदा भी होगा अब तक? इसके हाथों और पैरों की हालत देखकर नहीं लगता कि ये जिंदा है। उसकी बीवी हेल्गा बोलती है ये गांव का नहीं लगता, पता नहीं है बाहर बर्फ़ के तूफान में क्या कर रहा था। जिस पर यिल्वा बोलती है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है, मुझे नहीं लगता हमें इसे बचाना चाहिए, ये किसी का गुलाम लगता है, हम इसे बचाने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें वापस लीफ और थॉरफिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीफ थॉरफिन को बताता है कि वो पहले यहाँ नहीं रहते थे, वो नॉर्वे में रहा करते थे, जो कि यहाँ से बहुत दूर ईस्ट की तरफ है। लीफ थॉरफिन को बताता है कि नॉर्वे एक बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पानी जमता नहीं था, वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक बहुत ही जालिम इंसान हैरल्ड आया, जिसके जुल्म और सितम की वजह से लीफ और उसके सब गाँव वालों को नॉर्वे छोड़कर यहाँ आइसलैंड पर आकर रहना पड़ा। जिस पर थॉरफिन बेहद ही गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बाबा और मेरे पूर्वज कभी भी भागेंगे नहीं। और वो लीफ को बुरा भला कहता हुआ वहाँ से भाग जाता है। जब थॉरफिन अपने घर पहुँचता है तो वो ये मंजर देखता है और अपने बाप से पूछता है कि बाबा, ये आदमी कौन है। जिस पर उसकी बहन उसे बताती है कि ये एक भागा हुआ गुलाम है और ये हमें बाहर बर्फ़ में दबा हुआ मिला। ये कहने की ही देर थी कि उस आदमी को होश आ जाता है। उस आदमी के होश में आते ही थोर्स उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे बताता है कि मैं हाफदन का गुलाम हूँ और मैं भागकर यहाँ आया हूँ। ये कहने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे वहाँ वापस भेज दोगे। उसके बाद वो उनसे विनती करने लगता है कि तुम मुझे वापस मत भेजो। कहता है मैं कहीं भी चला जाऊँगा लेकिन मुझे हाफदन के पास वापस मत भेजना, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता, वो मुझे मार डालेगा। इतने में एक आदमी थोर्स के घर के अंदर आता है हड़बड़ाता हुआ और वो थोर्स को बोलता है, थोर्स, हाफदान यहाँ आ चुका है और वो एक भागे हुए गुलाम को ढूंढ रहा है। वो उसे कहता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो, जल्दी आओ। वहीं दूसरी ओर हाफदान लीफ और गांव के बाकी लोगों को बोलता है
कि जंजीर ही वाहिद जेवर है जो एक इंसान पर अच्छा लगता है, यह इंसान को काबू में रखता है। क्या तुम्हारा ये ख्याल नहीं है? इतने में गांव के एक लड़के और हाफदान के एक आदमी की आपस में मुंहमारी होने लग जाती है। हाफदान का आदमी जैसे ही लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है, हाफदान अपनी चेन से उसकी तलवार को पकड़ लेता है, जिस पर हाफदान उसे बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे नाफरमान कुत्ते को जंजीरी से बांध दूंगा। जिसके बाद हाफदान अपनी जंजीर उस आदमी के मुंह के गिर्द लपेट देता है और उसे इतनी जोर से खींचता है कि उस आदमी के मुंह की खाल उस जंजीरी के साथ उतर जाती है और उस आदमी के मुंह की हालत बेहद ही खौफनाक हो जाती है। ये देखकर सब गाँव वाले डर जाते हैं और हैरान होकर हाफदान की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हाफदान उन गाँव वालों से पूछता है कि मेरा भागा हुआ गुलाम एक जवान है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो गुलाम जिंदगी मौत की कशमकश में होता है कि इतने में हाफदान घर के अंदर आ जाता है। हाफदान थोर से उसके घर में घुसने के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि ये गुलाम मेरा है और मैं इसे वापस चाहता हूँ। थोर हाफदान से पूछता है कि तुमने इस गुलाम को खरीदने के लिए क्या दिया था, जिस पर हाफदान जवाब देता है कि मैंने इसे खरीदने के लिए 2 भेड़ें दी थी। थोर उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 3 भेड़ें दूंगा, इस गुलाम को मुझे बेच दो। जिसके जवाब में हाफदान बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे वापस ही लेकर जाऊंगा, मुझे इसे बाकी गुलामों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाना होगा ताकि उनके लिए मिसाल पैदा हो सके। इसके जवाब में थोर्स कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें 4 भेड़ें देने को तैयार हूँ। जिस पर हाफदान हैरान होकर कहता है, क्या अगर मैं इसके कहूँ कि मुझे इससे दुगनी भेड़ें चाहिए? जिस पर थोर्स कहता है, मुझे कबूल है। हाफदान तंजन मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, भेड़ें मैं खुद पसंद करूंगा। हाफदान वो गुलाम थोर्स को बेचने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिल्वा एक पहाड़ी के किनारे बैठी रो रही होती है क्योंकि हाफदान के जाने के थोड़ी देर बाद ही वो गुलाम भी मर गया। यिल्वा को अफसोस हो रहा होता है कि हमने एक मरे हुए गुलाम के लिए अपनी 8 भेड़ें हाफदान को दे दी। उसके बाद थोरफिन अपने बाप से पूछता है कि लीफ मुझे बता रहा था कि हम लोग यहाँ भाग कर आए हैं, क्या बाबा ये बात सच है? जिस पर थोर उसे बताता है कि हाँ, लीफ ने जो कुछ तुम्हें बताया है सच है। ये बात सुनने के बाद थोरफिन थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद थोरफिन अपने बाप को कहता है, तो बाबा अगर कोई यहाँ से भागना चाहे तो वो कहाँ जाएगा? वहीं दूसरी ओर हम एक बड़ी सी कश्ती जो कि जोम्स वाइकिंग की है, आइसलैंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाते हैं, जिसका कमांडर फ्लोकी है। तो इसी के साथ हमारी पहली एपिसोड खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी और क्या चेंजिंग्स आप चाहते हैं अगली आने वाली एपिसोड्स में। मिलते हैं विनलैंड सागा की एपिसोड नंबर 2 में।